नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद को समझने जा रहे हैं जिस पर हमारे पूरे राष्ट्र का ढांचा खड़ा है। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि वो जीवंत दस्तावेज है जिसमें हमारे देश की धड़कन बसती है। हम बात करेंगे इसके सबसे शुरुआती और सबसे जरूरी हिस्सों की, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद ही तय करते हैं कि भारत आखिर है क्या, हम इसके नागरिक कैसे बनते हैं और एक देश के तौर पर हमारे लक्ष्य और आदर्श क्या होने चाहिए। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और परत दर परत भारत के इस बुनियादी खाके को समझते हैं जो आज भी हमारी जिंदगी को एक दिशा दे रहा है। देखिए, आज की हमारी यात्रा का नक्शा बिल्कुल साफ है। हम इसे ठीक उसी तरह समझेंगे जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को बनाया। सबसे पहले भाग 1 में हम देश की जमीन यानी उसके क्षेत्र को जानेंगे। फिर भाग 2 में समझेंगे कि इस जमीन पर रहने वाले लोग यानी नागरिक कौन हैं। इसके बाद भाग 3 में उन मौलिक अधिकारों को देखेंगे जो हर नागरिक को सम्मान से जीने की गारंटी देते हैं। और आखिर में भाग 4 में हम उन महान आदर्शों को जानेंगे जो हमारी सरकारों को एक बेहतर भारत बनाने का रास्ता दिखाते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी अनुच्छेद हैं उन पर एक तेज नजर डालेंगे ताकि ये सारी अहम बातें एकदम पक्की हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जरा सोचिए, जब कोई देश बनता है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? यही ना कि देश की भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, वो कौन सा नक्शा है जिसे हम भारत कहेंगे। अधिकार और सरकार की बातें तो इसके बाद ही आएंगी। तो अनुच्छेद 1 से 4 यही सबसे बुनियादी और जरूरी काम करते हैं। अनुच्छेद 1 बहुत साफ साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इस एक लाइन में देखिए कितनी गहरी बातें हैं। पहली, देश के 2 आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी और आखिर में दोनों नामों को अपनाकर सबको एक साथ जोड़ने का संदेश दिया गया। और दूसरी बात जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल। ध्यान दीजिए, यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि हमारे नेता भारत के विभाजन का दर्द देख चुके थे और वो भविष्य में देश के टूटने की कोई भी संभावना नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसका मतलब सच में बहुत गहरा है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। हमारे यहाँ राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, जीरो। बिल्कुल सही। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, मतलब एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है, यहां तक कि उनका अस्तित्व भी खत्म कर सकती है, लेकिन ये संघ, ये यूनियन कभी नहीं टूट सकता। ये अविनाशी है। सोचिए उस समय ये कितना जरूरी था जब 550 से भी ज्यादा रियासतों को एक भारत में मिलाया जा रहा था। इसी से जुड़े हैं अनुच्छेद 2 और 3 जो हमारी संसद को भारत का राजनैतिक नक्शा बदलने की जबरदस्त शक्ति देते हैं। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी ऐसे क्षेत्र को जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसे एक नए राज्य के तौर पर भारत में शामिल कर लें, जैसे 1975 में सिक्किम के साथ किया गया था। और अनुच्छेद 3 का दायरा तो और भी बड़ा है। ये संसद को देश के अंदर राज्यों को फिर से बनाने की शक्ति देता है। संसद किसी मौजूदा राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है, जैसे 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया। और हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। इतना ही नहीं, संसद चाहे तो किसी राज्य का एरिया घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है, जैसे ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सब करना मतलब एक नया राज्य बना देना या किसी की सीमा बदल देना, क्या ये इतना आसान है? तो यहीं पर अनुच्छेद 4 एक बहुत ही स्पेशल बात कहता है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए ये बदलाव संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन जरूरी कामों के लिए संसद को अनुच्छेद 368 वाली मुश्किल प्रक्रिया और स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये सारे काम एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं। ये प्रावधान इसलिए बनाया गया ताकि देश की एकता और प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से जरूरत पड़ने पर आसानी से बदलाव किए जा सकें।
तो देश की जमीन और सीमाओं की बात हो गई। अब अगला तार्किक सवाल, इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं? मतलब भारत का नागरिक कौन है? तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की इसी गुत्थी को सुलझाता है। और हाँ, इसे समझने के लिए हमें उस समय के इतिहास को याद करना होगा। देश का बंटवारा अभी अभी हुआ था। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर सीमाओं के इस पार से उस पार जा रहे थे। माहौल में बहुत उथल-पुथल थी। ऐसे में ये तय करना सबसे जरूरी था कि आखिर भारतीय कौन है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1947 में विभाजन की त्रासदी हुई और उसके ठीक बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो अनुच्छेद 5 से 10 का मुख्य काम सिर्फ उस एक दिन, यानी संविधान लागू होने के दिन, ये तय करना था कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। सही कहा। ये कोई स्थायी नियम नहीं थे। ये उस वक्त की फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए थे। भविष्य में नागरिकता के नियम क्या होंगे, ये तय करने का काम, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी संसद पर छोड़ दिया गया। और संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट पास किया। बिल्कुल, तो संविधान ने उस एक दिन के लिए कुछ नियम बनाए। अनुच्छेद 5 ने उन लोगों को नागरिकता दी जो भारत में ही रह रहे थे और कुछ शर्तें पूरी करते थे। अनुच्छेद 6 ने उन लोगों के लिए प्रावधान बनाए जो पाकिस्तान से भारत आए थे और इसके लिए 19 जुलाई 1948 की एक कट ऑफ डेट रखी गई। इसी तरह अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में परमिट पर वापस भारत लौट आए। और अनुच्छेद 8 ने भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता अधिकारों को सुरक्षित किया। ये सब उस समय की मुश्किल परिस्थितियों को संभालने के लिए बनाए गए थे। और फिर आता है इस भाग का सबसे ताकतवर अनुच्छेद, अनुच्छेद 11, जो भविष्य का रास्ता खोलता है। ये साफ साफ कहता है कि संविधान ने तो बस शुरुआत कर दी, लेकिन भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, इस पर कानून बनाने की पूरी और अकेली शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास होगी। एकदम सही। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का नागरिकता कानून बनाया। वही कानून आज हमें बताता है कि जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से या प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। तो समझिए, संविधान ने ढांचा दिया और उसे आगे बढ़ाने का काम संसद को सौंप दिया। चलिए, अब हम संविधान के दिल में एंट्री कर रहे हैं। भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार। अगर संविधान एक घर है तो ये वो नियम है जो पक्का करते हैं कि घर में रहने वाला हर सदस्य सम्मान, आज़ादी और बराबरी के साथ जी सके। ये अधिकार किसी भी इंसान के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, ये सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं। अनुच्छेद 12 पहले तो ये बताता है कि राज्य या स्टेट का मतलब क्या है, जिसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें और सभी लोकल अथॉरिटीज शामिल हैं। और फिर अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करेगा वो रद्द माना जाएगा। यहीं से हमारी अदालतों को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के 6 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कानून के सामने सबको बराबर बनाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें खुलकर जीने की आजादी देता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हर तरह के शोषण से हमारी रक्षा करता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अपनी आस्था मानने की आजादी देता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का हक देता है। और छठा, जो इन सब की गारंटी है, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी अधिकारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। ये एक अकेला ऐसा अनुच्छेद है जो हमें कई तरह की सबसे जरूरी आज़ादियां देता है। सच पूछिए तो ये लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि यही हमें खुद को व्यक्त करने, इकट्ठा होने और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 हमें 6 अनमोल आज़ादियां देता है। पहली, बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी। इसी में प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। दूसरी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरी, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी। चौथी, पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी। पांचवी, देश के किसी भी कोने में बस जाने की आज़ादी। और छठी, कोई भी काम, व्यापार या पेशा करने की आज़ादी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे बोलने की आज़ादी है लेकिन देश की सुरक्षा या एकता के खिलाफ नहीं बोल सकते। घूमने की आज़ादी है लेकिन किसी संरक्षित जनजातीय इलाके में जाने पर रोक लग सकती है।
तो अधिकार और जिम्मेदारी का यही संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे हमारी न्यायपालिका ने सबसे ज्यादा विस्तार दिया है, अनुच्छेद 21। ये बहुत ही सरल भाषा में कहता है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये शब्द जितने सरल हैं उतनी ही शक्तिशाली भी हैं। बिल्कुल, और समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस जीवन शब्द की व्याख्या को बहुत बड़ा बना दिया है। पहले इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ बनी बनाई नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। और इसी सोच के कारण आज अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीना है। इसी के तहत पुट्टास्वामी केस में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार और अनुच्छेद 21A के जरिए शिक्षा का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। चलिए, अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर परीक्षा में आता ही आता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सोचिए, ऐसा कौन सा अधिकार हो सकता है जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इतना महत्वपूर्ण इसलिए कहा क्योंकि यही वो चाबी है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के दरवाजे खोलती है। बिल्कुल, सोचकर देखिए, अगर अधिकार दे दिए जाएं लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो तो उनका क्या फायदा? अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस जैसे रिट्स जारी करता है। ये अधिकारों की गारंटी का भी गारंटर है, इसीलिए ये संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकारों के बाद संविधान का भाग 4 आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें DPSP भी कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार सरकार पर ये मत करो जैसी पाबंदियां लगाते हैं तो निदेशक तत्व सरकार को ये करो जैसे निर्देश देते हैं। हाँ, ये एक नैतिक दिशा निर्देशक की तरह है जो देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाने का रास्ता दिखाते हैं। ये वो आदर्श हैं जिन्हें कानून बनाते समय और नीतियां लागू करते समय सरकारों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं यानी जस्टिसेबल हैं, उनके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं निदेशक तत्व गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल हैं, उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सही। इसके अलावा मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं और ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये राज्य को कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। चलिए, कुछ जरूरी निर्देशक तत्वों को देखते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो गांधी जी का सपना था। इसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो आज भी एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। इसी तरह अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है ताकि न्याय की स्वतंत्रता बनी रहे। और अनुच्छेद 51 हमारी विदेश नीति का आधार है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। ये सिद्धांत बताते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे। मनरेगा जैसी कई योजनाएं इन्हीं से प्रेरित हैं। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एग्जाम के नजरिए से फटाफट दोहरा लेते हैं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन होगा जिससे सबसे जरूरी अनुच्छेद हमेशा के लिए याद हो जाएं। मैं अनुच्छेद का नंबर बोलूंगा और आप उसका मूल भाव बताइए। तैयार? बिल्कुल तैयार। अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी। अनुच्छेद 19 हमारी 6 तरह की आजादियां। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार यानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। और सबसे खास अनुच्छेद 32 संविधानिक उपचार का अधिकार, संविधान की आत्मा। शानदार, ये वो अनुच्छेद हैं जिन्हें कभी भी नहीं भूलना है। तो ये थी हमारी यात्रा संविधान के पहले 51 अनुच्छेदों की। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद भारत की भूमि को, यहाँ के नागरिकों को और हमारे राष्ट्र के आदर्शों को परिभाषित करते हैं। ये हमारी नींव हैं
और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए कि 75 साल से भी पहले लिखे गए शब्द आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनके अधिकारों और उनके भविष्य को हर दिन, हर पल कैसे आकार दे रहे हैं। यही हमारे संविधान की असली ताकत और उसकी जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत है।